विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत है। तो देखेंगे कौन सा गलत है। सबसे पहले कह रहा है इट इज़ ओनली विटामिन कंटेनिंग मेटल, ये इकलौता विटामिन है जो कि मेटल कंटेन किए रहता है। सही बात है। विटामिन बी 12 में कोरिन रिंग होती है। कौन सी रिंग होती है? कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है, जिसमें आप देखोगे कि ये कोबाल्ट मेटल को कंटेन किए रहता है। और कोबाल्ट मेटल जो होता है आगे रिंग के साथ अटैच्ड होता है, जिसमें यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पे इनके बीच इस तरीके से रिलेशन होता है। आप ये देखेंगे तो ईजिली ऑब्जर्व करेंगे। आगे इट इज़ फाउंड इन हायर प्लांट, गलत बात। ये हायर प्लांट में नहीं मिलता है, हायर प्लांट में नहीं मिलता है, ये गलत स्टेटमेंट है। आगे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, इट इज़ द ओनली नेचुरल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये इकलौता ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। सही बात है। ये क्या है? नेचुरल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो कि नेचर में हमें मिला है। कौन सा? विटामिन बी 12। ध्यान रखना, विटामिन बी 12 नेचुरल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और ओनली नेचुरल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी है। तो सही स्टेटमेंट है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? जहाँ पर मेटल किसी ऑर्गेनिक स्पीसीज के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पे हमने देखा मेटल कौन सा? कोबाल्ट। ऑर्गेनिक स्पीसीज हेम टाइप की रिंग के साथ क्या रहता है? अटैच रहता है। मतलब ऑर्गेनिक स्पीसीज और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट रहता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। अगला है इट इज़ द यूनिक एबिलिटी, इट हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म मेटल कार्बन बॉन्ड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब देखो यहाँ पे बात कर ही दी है कि जो ये है मेटलो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो इसमें मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड बनाने की जो यूनिक एबिलिटी है वो प्रेजेंट होगी, तभी तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट सेकंड है, सेकंड रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारे लिए आंसर यही रहेगा, करेक्ट आंसर यही रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्मोग्रेविमेट्री। थर्मोग्रेविमेट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये पूछ रहा है। अब थोड़ा सा थर्मोग्रेविमेट्री का आइडिया ले लेते हैं ताकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के एबल हो जाएं। तो क्या होता है थर्मोग्रेविमेट्री? देखो, थर्मोग्रेविमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो थर्मोग्रेविमेट्री एक टूल है, जिसमें इस तरीके का टूल होता है जिसमें यहाँ पर सब्सटेंस को रखा जाता है। अब किया क्या जाता है, सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रही हूँ ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इस टूल की हेल्प से सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं हम कि इसका जो वेट हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे यही देखा जाता है कि टेम्परेचर चेंज के साथ जो वेट है उसमें कितना चेंज आ रहा है, यानी कि वेट चेंज देखा जाता है किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर फंक्शन कौन होता है हमारा? टेम्परेचर। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो सब्सटेंस है उसका वेट चेंज देखते हैं। और यहाँ पे अगर प्लॉट की बात करें तो प्लॉट किस के बीच में होगा? वेट एंड टेम्परेचर। वेट और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट देखते हैं। और एक और फंक्शन ले सकते हैं टाइम, क्योंकि टाइम हमें पता है कि एक ही बारी में तो ये रिएक्शन होनी नहीं है। देखो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, इसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे या टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे वो हम अचानक नहीं कर सकते, उसको हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। यानी कि एक रेट से अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसी रेट से टेम्परेचर डिक्रीज़ कराएंगे। टेम्परेचर अगर सडनली टेम्परेचर इंक्रीज़ कराते हैं या सडनली टेम्परेचर डिक्रीज़ कराते हैं तो यहाँ पे जो अ, हम वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि वेट डिक्रीज़ होने की जो वैल्यू ऑब्जर्व होगी वो इनकरेक्ट होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो प्लॉट की बात करें तो प्लॉट वेट और टेम्परेचर के बीच में होगी। और इस थर्मोग्रेविमेट्री की बात करें तो थर्मोग्रेविमेट्री में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कराने के साथ साथ जो वेट है उसमें चेंज देखते हैं। और इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर चेंज या मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने की जो प्रोसेस होती है वो हमें क्या रखनी पड़ती है, उसका रेट मेंटेन रखना पड़ता है। अब देखते हैं क्या हम इतनी इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। देखो, पहला कह रहे हैं द चेंज इन वेट ऑफ सब्सटेंस इज रिकॉर्डेड एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सही बात है। ये क्या कह रहे हैं, हम क्या देखते हैं यहाँ पे, वेट, सब्सटेंस के वेट में चेंज किसके रिस्पेक्ट में?
फंक्शन क्या रहता है, टेम्परेचर, सही स्टेटमेंट है। थर्मोग्राम इज प्लॉट ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस वर्सेस टेम्परेचर, मैंने क्या कहा, किसके बीच प्लॉट होता है ग्राफ, वेट और टेम्परेचर के बीच में। थर्मोग्राम इज प्लॉट ऑफ डी डब्ल्यू एंड डी टी वर्सेस डी टी, ये गलत होगा देखो, क्योंकि पहले ही बता दिया है कि जो प्लॉट होगा वो वेट और टेम्परेचर के बीच प्लॉट किया जाएगा जो ग्राफ होगा, तो यहाँ पे क्या डी डब्ल्यू और डी टी की बात नहीं होगी। उसके बाद है फास्ट हीटिंग रेट यील्ड इनकरेक्ट रिजल्ट, देखो मैंने बताया था अगर यहाँ पे जो टेम्परेचर इंक्रीज करने का रेट है वो हमें मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन अगर फास्ट हीटिंग कर दी या फास्ट कूलिंग कर दी, इस टाइप का कोई भी प्रोसेस हमने करी, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो इनकरेक्ट देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट इनकरेक्ट देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट ये करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक ही है, तो आंसर हमारा थर्ड रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल मेटल बॉन्ड कंपाउंड वॉज फाउंड बाय इंडियन केमिस्ट इन 12th सेंचुरी, कौन सा मेटल मेटल बॉन्ड वाला कंपाउंड इंडियन केमिस्ट ने 12th सेंचुरी में फाउंड किया है, ये इसका आंसर है कैलोमल। देखो ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आपके पास मतलब आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होना चाहिए, ये कहीं इस टाइप के क्वेश्चन कहीं के कॉन्सेप्ट से नहीं निकलेंगे। तो ये अगर आपको करेक्ट आते हैं तो टिक करो, अदरवाइज लीव करो। अभी क्वेश्चंस की बात हो रही थी तो मेरे को एक याद आया कि जो हमारा प्रीवियस वीडियो डाला था मैंने, 3rd नंबर का जो वीडियो डाला है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो 3rd नंबर का वीडियो डाला है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में था मिथाइल एसीटेट, तो वहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर रखी है, मैं उसको अभी करेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं तो वो सारी वीडियोस लगभग देख रहा होगा, तो मैं अगर यहाँ भी करेक्ट कर रही हूँ तो उस तक शायद बात मतलब आप लोगों तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे जो मिथाइल एसीटेट था, मिथाइल एसीटेट को मैंने गलती से COOCH3 इस तरीके से लिख दिया था, ये मिथाइल एसीटेट नहीं है। यहाँ पे जो मिथाइल एसीटेट है उसका फॉर्मूला CH3COOCH3 होता है, यहाँ पे मिथाइल यहाँ से आता है और मैथ एसीटेट यहाँ से आता है, तो मिथाइल एसीटेट का करेक्ट आंसर ये था, और बाकी चीज़ें सब करेक्ट है, बस थोड़ा मिथाइल एसीटेट का हो रहा था कि वहाँ पे मैंने इनकरेक्ट लिख दिया था, तो आप वहाँ पे जाके इसको करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द जनरल फार्मूला ऑफ नीडोबोरेन, नीडोबोरेन का फार्मूला क्या होगा, देखो नीडोबोरेन की मैं बात करूँ तो नीडोबोरेन, सारे बोरेन बता देती हूँ, एक ही साथ सारे बोरेन खत्म कर देते हैं। बोरेन्स की अगर बात करें, क्या लिख रही हूँ, अगर बोरेन्स की बात करूँ तो बोरेन्स में क्या होते हैं हमारे पास, होता है क्लोजोबोरेन, नीडोबोरेन, रेक्नोबोरेन, हाइपोबोरेन और क्लेडोबोरेन। ठीक है, फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला होगा देखो BnHn। अब पावर की बात, पावर का खेल है, इतना तो सब में सेम होगा, हमने जो जितना नंबर ऑफ बोरोन है उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन करने हैं, उसके बाद सारा खेल पावर का है। यहाँ पर अगर पावर 2 रहती है, -2 रहती है, तो हमारा क्या होगा, क्लोजोबोरेन होगा, -4 रहती है, नीडोबोरेन होगा, -6 एरेक्नोबोरेन, -8 रहेगा तो हाइपोबोरेन, और -10 रहेगा तो रहेगा क्लेडोबोरेन, बस इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, नीडो की बात कर रहे हैं, तो नीडो देख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नीडोबोरेन देख लेंगे। देखो नीडोबोरेन क्या होगा, BnHn-4, ठीक है। देखो BnHn+6, HN+6 का मतलब है कि अगर मैं BN और इस HN के फॉर्म में लिखूं तो ये जो 6 है ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे इससे 6 हाइड्रोजन, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन के साथ जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके साथ 6 ऐड किए हैं, तो मैं 6 हटा दूंगी तो मैं ऊपर आएगा -6, ये तो क्लोडोबोरेन नहीं है, ये आपका एरेक्नोबोरेन है।
फिर इसको बात करेंगे तो इधर +2 है तो ऊपर आ जाएगा -2, ये क्लोजोबोरेन हो गया। इधर +4 है तो इसका ऊपर आ जाएगा -4, यानी कि यही हमारा नीडोबोरेन है। और BnHn तो यहाँ पर कोई मतलब सिंपल बोरेन होता है, इसका कोई नाम इधर पर स्पेशली नाम नहीं है। तो अगर बात करें तो हमारा नीडोबोरेन क्या होगा, BnHn -4। यहाँ पर अगर इस तरीके से दिया है, देखो BnHn+4 दिया है, तो एक चीज़ ध्यान रखोगी, जो ये +4 है ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ से 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकाल दूँ तो क्या होगा, मतलब हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेंगे। हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेंगे, H+ के फॉर्म में निकलेंगे। तो 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकाल देंगे तो कितने हाइड्रोजन में, मतलब 4+ हाइड्रोजन निकलेंगे तो कितना माइनस छोड़ के जाएंगे, 4 के अमाउंट में माइनस छोड़ के जाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये है करेक्ट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजोबोरेन। देखो फिर बोरेन का आ गया, बोरेन का मैंने बता ही दिया है तो आप यहाँ पे इजीली पहचान लेंगे क्लोजोबोरेन कौन होता है, जिनका फॉर्मूला होता है BnHn-2, ये है क्लोजोबोरेन। तो यहाँ पे कौन सा है क्लोजोबोरेन, देखो B5H9 को अगर मैं B5H5 लिखूं तो 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, -4 होगा, यानी कि नीडो है। उसके बाद B3N3H6 की बात करें तो B3N3H6 में देखो B3 3 बोरोन तो है ही। अगर मैं N की बात करूँ तो N को हम कैसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन में 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन के 3 होते हैं, तो 3 के साथ 2 हाइड्रोजन हमें चाहिए होंगे, BH2। ये होगा किसका, नाइट्रोजन की जगह हम BH2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, बोरोन में 3 होते हैं, तो 3 में 2 यहाँ से लेंगे, 3 2 5 हो जाएंगे, तो इसके इक्वल हो जाएंगे, तो हम नाइट्रोजन को BH2 लिख सकते हैं। तो मैं नाइट्रोजन की जगह लिख लेती हूँ BH2। फिर उसके बाद है H6। ओवरऑल कितना होगा, ओवरऑल देखो, ओवरऑल की बात करें तो बोरोन कितने हो गए, 3, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 और 2 8। करेक्ट करें, B3H3 के फॉर्म में लिखेंगे तो कितने बचेंगे, -5। ये तो कोई बोरेन जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है, सॉरी यहाँ पे B3 था, एक और बोरेन हो गया तो B4 हो गया। तो मैं इसको लूँगी B। दोबारा से कर लेते हैं, छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, अवॉइड कर लेना प्लीज़। B4 3 के अमाउंट में है, एक ये हो गया 4, इधर H8। अगर मैं इसको B4H4 लिखूंगी देन क्या आएगा, B4H4, 4 के अमाउंट में हाइड्रोजन निकलेंगे, इसका मतलब ऊपर -4, ये भी क्या है, नीडो है। अगली बात करें, अगला तो देखो सिंपल सा है, यहाँ से आंसर भी मिल जाएगा हमें, B6H6 -2, यही तो चाहिए। नीचे नंबर ऑफ बोरोन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, देन ऊपर हम चार्ज देखेंगे, यही क्लोजोबोरेन है, यही हमारा आंसर भी है। तो B4H10 को भी देख लेते हैं। B4H10 को अगर मैं B4H4 लिखूं तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिलीज होंगे, 6, तो ऊपर -6 आ जाएगा, -6 आएगा, इसका मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जिंटर लाइन। देखो जिंटर लाइन क्या होता है, पहले जिंटर लाइन की बात कर लेते हैं। जिंटर लाइन सिंपल है, जिंटर लाइन में आपको कोई भी लिगेंड देखने को नहीं मिलेगा, मेटल का ही होगा, सिर्फ मेटल का इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कितने ही नंबर ऑफ मेटल इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, फिर ये क्या होते हैं, चारों तरफ से एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, और यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट नहीं होता है। बस इतना देख लो कि किसमें सिर्फ मेटल ही मेटल है, लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। जिसमें भी लिगेंड प्रेजेंट होगा वो जिंटर आयन नहीं होगा, और ये पूछ भी यही रहा है कि जिंटर आयन कौन नहीं है, देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। देखो Pb52- लेड 5 है, इसमें सिर्फ लेड प्रेजेंट है, देखो सिर्फ लेड प्रेजेंट है, लेड 5 है, सिर्फ लेड प्रेजेंट है। इस तरीके से जैसा भी स्ट्रक्चर होगा, अगर ऐसा नहीं भी होता है तो इससे हमारा क्वेश्चन पे इफेक्ट कोई पड़ने वाला है नहीं। यहाँ पर हमें आंसर पता है कि इसमें लिगेंड नहीं है, तो ये तो जिंटर आयन होगा। SN9 4-, इसमें भी लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ मेटल ही मेटल है, ये भी जिंटर आयन होगा। Bi9 5+, ये भी जिंटल आयन है। लेकिन MO6 मोलिब्डेनम का आ गया कंपाउंड, MO6
देखो MO6 Cl8, Cl8 है, 6 Cl हैं। Cl क्या है? लीगेंड है, Cl है लीगेंड। यहाँ मेटल के साथ क्या प्रेजेंट है? लीगेंड प्रेजेंट है, मेटल प्लस लीगेंड, इसका मतलब ये जिंटल आयन नहीं होगा, तो ये जिंटल आयन नहीं होगा। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा जिंटल आयन नहीं होगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ यही देखना कि किसमें लीगेंड नहीं है, मतलब जिंटल आयन जो होता है सिर्फ मेटल्स का ही बना रहता है। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे होता है ख़त्म। अगला अगर देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द कैटलिस्ट विच यील्ड स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर फ्रॉम एल्कीन। एक ही चीज़ है जो एल्कीन की बात करें तो एल्कीन को पॉलीमर में चेंज करने की बात करें, एल्कीन का पॉलीमर बनाने की बात करें, या एल्कीन का एल्कीन द्वारा रेगुलर पॉलीमर बनाने की बात करें। रेगुलर पॉलीमर बनाने की बात करें तो एल्कीन से रेगुलर पॉलीमर बनाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। कौन बनाता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ध्यान रखना, अगर एल्कीन से पॉलीमर या रेगुलर पॉलीमर बनाने की बात करें तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट ही बनाएगा। अब जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट देखें, जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है एल्यूमिनियम R3 TiCl4, यही है। टी या इसको ऐसे भी लिखा होगा कहीं पे TiCl4 एल्यूमिनियम R3। ठीक हो गया। अब ये जो है कितने जो एल्यूमिनियम R3 के कितने अमाउंट में हो सकते हैं? Al2R6 देखने को मिल सकता है आपको, Al3R9 देखने को मिल सकता है, वो अलग बात है, वो अलग केस है। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल फार्मूला रहेगा वो हमेशा TiCl4 उसमें होगा ही होगा, और एल्यूमिनियम के साथ कोई भी एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो KMnO4 नहीं है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट नहीं है, ये H2O2 ये नहीं है, K2S2O8 Ag+ नहीं है। देखो यहाँ पे अगला क्या आ रहा है? TiCl4 एल्यूमिनियम 2 Et6, यही जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, यही हमारा आंसर होगा। जिगलर नाटा कैटलिस्ट ही स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर बनाते हैं। हम एक आइडिया स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर का भी ले लेते हैं। देखो स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर इस तरीके से होते हैं। अब उस पॉलीमर में अगर यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा, तो कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर स्टीरियो की बात होगी। अब ये स्टीरियो की बात कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर पक्का कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे जो आर ग्रुप है, और जो आर ग्रुप इसके साथ प्रेजेंट है क्योंकि एल्कीन है तो इससे अटैच्ड कोई ब्रिज्ड ग्रुप होंगे, ब्रांच ग्रुप होंगे, तो वो इस तरीके से आर मैं उसको लिख रही हूँ। तो वो आर अगर इस तरीके से है, मतलब हर जो कायरल सेंटर है, प्रत्येक जो आने वाला कायरल सेंटर है उस पर अगर आर ग्रुप की जो स्टीरियो है सेम है, आर ग्रुप की क्या है? स्टीरियो सेम है, तो हम कहेंगे आर ग्रुप की यहाँ पर स्टीरियो सेम रहेगी तो हम इसको कहते हैं ये स्टीरियो रेगुलर है। ये क्या है? स्टीरियो रेगुलर है। और एक और स्टीरियो रेगुलर होता है इसके अलावा, अगर अल्टरनेट पोजीशन पर होगा तब भी हम इसको स्टीरियो रेगुलर मानते हैं। देखो अल्टरनेट पोजीशन का मतलब है यहाँ पर वेज में है तो यहाँ डैश में है, फिर वेज में है, फिर डैश में है, ये भी स्टीरियो रेगुलर में ही आता है। तो ये दोनों स्टीरियो रेगुलर में आते हैं। ये दोनों टाइप के अगर पॉलीमर होंगे तो दोनों स्टीरियो रेगुलर होंगे, और स्टीरियो रेगुलर होगा तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट द्वारा बनाया जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन नहीं है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करें तो जहाँ पे मेटल और कार्बनिक स्पीसीज के बीच में बॉन्ड होता है उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे जो ऑर्गो वर्ड है वो यहाँ से ऑर्गेनाइज हुआ है, यानी कि ऑर्गेनिक से, और मेटेलिक वर्ड जो है मेटल से ऑर्गेनाइज हो रखा है, इसलिए इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब होता क्या है, देखो निकिल कार्बोनिल की बात करेंगे, निकिल टेट्रा कार्बोनिल की बात करेंगे तो निकिल है मेटल, CO है ऑर्गेनिक स्पीसीज, कार्बन वाली स्पीसीज है, तो ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। उसके बाद MeMgCl, एमी कार्बनिक स्पीसीज है,
Mg मेटल है, तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। उसके बाद है फेरोसिन। देखो आप, आपको इतना ही पता होगा तो आपको लगेगा कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। फेरोसिन का अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप शायद इसको टिक कराएंगे, लेकिन अगर मैं फेरोसिन बना के दिखाऊं तो फेरोसिन कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से है फेरोसिन। पूरा बना लेते हैं। देखो फेरोसिन की बात करें तो फेरोसिन इस तरीके से होता है, Fe और दोनों तरफ रिंग होती है 5 मेंबर्ड। ये है फेरोसिन। अब ये फेरोसिन का स्ट्रक्चर है, देखो ये भी कार्बनिक स्पीसीज है, कार्बनिक स्पीसीज है, और ये मेटल है, तो ये भी तो मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। लेकिन अगर NaCN की बात करें तो NaCN में आप कहेंगे कि जो कार्बन है वो तो प्रेजेंट है ही, तो NaCN भी तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होना चाहिए। तो ये एकमात्र एक्सेप्शन है कार्बोनो ऑर्गेनोमेटेलिक कार्बन का, कि जो CN है उसको एज ए ऑर्गेनिक स्पीसीज नहीं लिया जाता है और इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कंसिडर नहीं करेंगे। कहीं पर भी आपका CN हो, ऐसा नहीं कि सोडियम के साथ ही CN, कहीं पर भी आपका CN हो, जैसे इस तरीके का कंपाउंड मिल गया CuCN4, या आपको मिल गया FeCN6, ऊपर कोई भी माइनस कुछ भी, लेकिन अगर यहाँ पे CN प्रेजेंट है तो इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कहीं पर भी साइनो ग्रुप को एज ए ऑर्गेनिक स्पीसीज नहीं लिया जाता है, तो जहाँ भी CN होगा वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा, इसलिए सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यही पूछ रहा है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा नहीं है, नॉट। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कॉम्प्लेक्सेस डज द एटम एक्ट एज लिगेंड। ये कह रहा है कि इसमें से कौन से कॉम्प्लेक्स में, कौन से कार्बन के कॉम्प्लेक्स में एटम जो है एज ए लिगेंड यूज हो रहा है। यहाँ पर जो लिगेंड होगा ना वो एटम होगा। तो बात कर लेते हैं पहले कार्बाइन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कार्बाइन कॉम्प्लेक्स इस तरीके से होगा। देखो कार्बाइन कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से होगा, ये है कार्बाइन, एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, एक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये कार्बाइन होता है। यहाँ से ये मेटल के साथ बॉन्डेड होगा यहाँ से और यहाँ से, तो ये तो एटम नहीं है। देखो इसमें सिर्फ एटम ही नहीं है, इसमें R ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो हम इसको एज ए एटम लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं नहीं कह सकते हैं। दूसरा है कार्बिन। कार्बिन क्या होता है, देखो CH2 या Cr2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, Cr2, और एक यहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्डेड होगा, कोई भी जो मेटल है इसको देगा या इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये ओवरऑल क्या होगा, पूरे ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा। तो ये भी किसी, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एटम एज ए लिगेंड यूज़ हो रहा है। आगे बात करते हैं, आगे है कार्बिडो कॉम्प्लेक्स, इसकी मैं लास्ट में बात करूँगी। इससे पहले बात कर लेते हैं कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है, ये कार्बोनिल है, इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ से ये बॉन्डेड होता है। अब यहाँ से बॉन्डेड होगा तो इस केस में क्या होगा, ये पूरे कंपाउंड, ये भी पूरा पूरे कंपाउंड से बॉन्डेड है, तो पूरे कंपाउंड से बॉन्डेड है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी सिर्फ एक एटम लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर रहे, लिगेंड की तरह बिहेव कौन करेगा, पूरा CO। ठीक है, यहाँ पर भी CO लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर Cr लिगेंड की तरह, कार्बाइन कॉम्प्लेक्स में Cr लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, कार्बाइन में Cr2 बिहेव करेगा, और यहाँ पे CO2 बिहेव करेगा। अब देख लेते हैं कार्बिडो कॉम्प्लेक्स। देखो कार्बिडो कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, कार्बिडो नाइट्रिडो ऐसी जगह यूज़ होते हैं जब, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, मैंने एक गोल्ड का एक कॉम्प्लेक्स बना दिया इस तरीके से, इस तरीके से मैंने एक गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से अगर मेरा कॉम्प्लेक्स है, और अगर कैविटी के अंदर इस कैविटी के अंदर माना आ जाता है कार्बन, कार्बन इस कैविटी के अंदर आ जाते हैं, तो कार्बन क्या होगा, सभी मेटल के साथ बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा,
और सभी मेटल के साथ इक्वली अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनोमेटेलिक जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो, इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, ये जो कार्बन है एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में इस कैविटी में प्रेजेंट होता है, एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में इस कैविटी में प्रेजेंट होता है, किसमें, कार्बिडो कॉम्प्लेक्स में। और नाइट्रिडो होगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, तो कार्बिडो कॉम्प्लेक्स में कार्बन एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में इस कैविटी में फिट हो जाता है, और इसके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सभी के सभी क्या होंगे, बॉन्ड बनाने में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम यहाँ पर ई एन इसका काउंट करेंगे तो यहाँ पर जो टोटल नंबर होगा उसमें जो कार्बन के नंबर है, कार्बन का अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये 4 का काउंट करेंगे, नाइट्रोजन होता तो 5 का काउंट करते, हाइड्रोजन होता तो 1 का काउंट करते, मतलब जितने इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सब काउंट होंगे, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, हमारे लिए काम की बात क्या है, काम की बात ये है कि यहाँ पर जो ये जो कार्बन है ये एज ए लिगेंड बिहेव करता है, और यहाँ पे मेटल्स को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है या मेटल के साथ कोऑर्डिनेट हो रहा है। तो इस ये कार्बन क्या है, एज ए लिगेंड बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे जो कार्बन है सिर्फ एटम के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसके साथ कोई कुछ लगा हुआ नहीं है, तो ये किसी के साथ कंपाउंड के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एटम के फॉर्म में है। तो हम क्या कहेंगे कि जो कार्बिडो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो कार्बन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ल- एट मतलब कार्बन एज ए एटम लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलोसिन विथ मोस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से मेटलोसिन में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जब भी साइक्लोपेंटाडाइन की बात होगी तो अगर दो साइक्लोपेंटाडाइन किसी मेटल के साथ अटैच्ड है तो उस मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 होगी, पहले इतना ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जो मेटलोसिन होता है उनका ऑर्गेनोमेटेलिक डायग्राम किस तरीके से होता है, सॉरी, एमओटी किस तरीके से होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस तरीके से होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है मेटलोसिन के केस में, तो मेटलोसिन के केस में ऑर्बिटल एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इस तरीके से होता है, ठीक है। ये है dx² y² dxy dz² dxz एंड dyz। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये जो वैल्यू है इसको कहते हैं Δ1, और ये जो वैल्यू है मतलब यहाँ पे इसका और इसका जो डिफरेंस है इसको हम कहेंगे Δ2। इन दोनों की बात करें तो जो Δ2 जो डिफरेंस रहता है वो हमेशा ग्रेटर एंड ग्रेटर देन Δ1 रहता है। इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो इसमें इसमें फिर उसके बाद इसमें भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस रहता नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में इन दोनों इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा रहता है। यहाँ पे दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो पहले नीचे वालों में पेयरिंग होगी, देन आफ्टर दैट ऊपर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो Δ2 ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पे यही है। इतना तो हमें समझ आ गया। अब बात कर ले आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटलोसिन विद द मोस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भर लेते हैं, हमें पता है कि हमारा एमओटी कैसा होने वाला है। ये हमारा एमओटी हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, वेनेडियम +2 में कितने डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, D3 होगा। क्रोमियम +2 के पास क्रोमियम +2 में डी के पास होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, Fe में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, +2 में, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन। अब देख लेते हैं, भर लेते हैं। वेनेडियम की बात करें, सबसे पहले वेनेडियम में भर रही हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। वेनेडियम में 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 3। क्रोमियम में भरे 4 हैं, 1 2 3 4, क्योंकि ऊपर का जो ये एनर्जी डिफरेंस है ये ज़्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन भरने से पहले हम नीचे में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा लेंगे, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। 6 की 1 2 1 2 1 2 3 4 ये ऑलरेडी हो गए, 5 6, तो इसका मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक हो गया। अब इतने ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल गए। बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज का कितना रहता है, मैग्नीज होता है D5। मैग्नीज +2 के केस में देखेंगे D5 होगा, D5 में इलेक्ट्रॉन 5 होंगे।
इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। अब 5 इलेक्ट्रॉनों को अगर मैं भरूँ तो यहाँ से हमारा जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो हट जाएगा। यहाँ से ये 5 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा होगा तो इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना रहेगा? 1। अब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा किस में है? वेनेडियम में। वेनेडियम में है, उसके बाद भी आंसर क्या दिया है? मैग्नीज दिया है। तो ये केस थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं मतलब इस क्वेश्चन में कुछ अलग इसलिए है क्योंकि ये जो फॉर्म है ये करेक्ट है, मैग्नीज की करेक्ट है, लेकिन ये तब है जब मैग्नीज गैसियस स्टेज में होगा, लेकिन यहाँ पर मैग्नीज को गैसियस स्टेट में कंसिडर नहीं किया गया है। अब मैग्नीज के बारे में पढ़ लेते हैं। मैग्नीज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैग्नीज के बारे में मैं अगर इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पढ़ाऊँ तो मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज 2 फॉर्म में होता है, सॉलिड एंड गैसियस। सॉलिड एंड गैसियस, गैसियस स्टेज में जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया सीधा वैसा ही रहना है। उस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही आए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ही आएगा। लेकिन सॉलिड की बात करें, देखो मैग्नीज अगर गैसियस कहा होगा तो वैसे लेंगे, अगर गैसियस नहीं कहा है तो हम सॉलिड ही कंसिडर करते हैं हमेशा। अब सॉलिड स्टेट की खासियत ये है कि सॉलिड स्टेट में जो डेल्टा टू की जो वैल्यू होती है वो डेल्टा वन के ऑलमोस्ट इक्वल होती है। डेल्टा वन के क्या रहती है? ऑलमोस्ट इक्वल। डेल्टा टू की वैल्यू डेल्टा वन के वैल्यू के ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे, फिर पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ का भी एनर्जी डिफरेंस कुछ खास बड़ा है नहीं। तो इस क्या होगा? इन दोनों में भी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले जाना प्रीफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू पेयरिंग। पेयरिंग होने से पहले यहाँ जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा टू की वैल्यू डेल्टा वन की वैल्यू के इक्वल है। किसके लिए? मैग्नीज के लिए। वो भी कब? सॉलिड स्टेट में। अगर कोई स्टेट क्वेश्चन में नहीं दी है तो क्या कंसिडर करेंगे? सॉलिड स्टेट ही कंसिडर करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में। देखो सिंपल सा है, आजा भाई। देखो अब क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएगा। अब ये तो गैसेस स्टेट की है, हमें गैसेस स्टेज में नहीं देखना है क्योंकि गैस कहा ही नहीं है क्वेश्चन में। गैस नहीं कहा है तो क्या कंसिडर करेंगे? हम कंसिडर करेंगे सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट में मैंने क्या कहा है कि दोनों ये जो डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। दोनों डिफरेंस अगर सेम रहेंगे तो पहले सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सभी एनर्जी स्टेट में फिल होंगे, देन आफ्टर दैट पेयरिंग होगी। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, भर दो। 1 2 3 4 5, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो सॉलिड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए? 5। अब की पूछ क्या रहे हैं? मोस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? 5 है, इधर 3 है, 2 है, 5 है, तो किस में है? मैग्नीज है, Cp2Mn में। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट है, देखो जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, बॉन्ड लेंथ, इसके केस में जो Cp के केस में बॉन्ड लेंथ, मेटलोसिन के केस में जो बॉन्ड लेंथ होती है, तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पे पूछा जाता, इस केस में पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? MC बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। हाँ, यहाँ पे किसकी हो रही है? मेटल कार्बन। तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है? तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? मैग्नीज की होगी, क्योंकि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मेटलोसिन के केस में आता है ये कॉन्सेप्ट कि जो MC बॉन्ड लेंथ होती है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और हमें पता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? मैग्नीज के केस में जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है लेकिन ईजी है। बट जब आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम मिलता है, अगर आपको पता है तो बिल्कुल आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, आप एकदम से मैग्नीज टिक कर लेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो लीव करने में ज़्यादा फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन है, द प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। कैंसर में कौन सा प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स यूज होता है? तो हमें पता है कि जो कैंसर है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन यूज होता है, ये क्या करता है? जो कैंसर सेल होती है, कैंसर सेल का जो प्लोरिफिकेशन होता है उसको सुप्रेस करता है, मतलब कैंसर सेल को बढ़ने से रोकता है। कैसे रोकता है? जो कैंसर सेल के DNA है,
कैंसर सेल के डीएनए के साथ खुद अटैच्ड हो जाता है, जिस वजह से ये डीएनए जो है आगे फर्दर डीएनए का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, जिस वजह से फर्दर कैंसर सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब फर्दर कैंसर सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सकता है। तो इसका आंसर है सिस्प्लेटिन।